नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी और आपकी सबकी ज़िंदगी पर असर डालता है, क्योंकि ये असर डालता है हमारे युवाओं पर, हमारे नौजवानों की मानसिक सेहत पे। और ये बात है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए जब इंस्टाग्राम पर बाल यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। उस दौरान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी थी। ये जून के पहले हफ्ते की बात है। सिर्फ 5 महीने के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के 33 राज्यों ने मेटा, यानी कि जो पेरेंट कंपनी है इनकी, उन पर मुकदमा किया है। उनका आरोप है कि मेटा से जुड़े सोशल प्लेटफॉर्म बच्चों को अपनी आदत, अपनी लत लगा रहे हैं। मेटा पर टॉक्सिक सामग्री के हिसाब से एल्गोरिदम डिज़ाइन करने का आरोप है। और ये आरोप भी है कि उसने लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म के खतरों से गुमराह किया है, बताया नहीं है। इसकी वजह से बच्चों की मानसिक सेहत पे असर पड़ा है, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब अपनी ग्राहक संख्या में दुनिया के बड़े देशों, भारत में दुनिया के बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं वो भारत में हैं। इंस्टाग्राम के यहाँ भारत में 22 करोड़ यूज़र हैं और फेसबुक के 38 करोड़। दरअसल मोबाइल और इंटरनेट अब इन दिनों एक ज़रूरत भी है। किसी के भी हाथ से आप मोबाइल छीन तो सकते नहीं, बल्कि बच्चों के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। और कई बार तो पढ़ाई के नाम पे मोबाइल देने की मजबूरी है। लेकिन ये यूज़र इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कितना समय गुजारते हैं, ये ज़रूरी है जानना। तो एक स्टडी है कि 9 से 13 साल के 62% बच्चे रोज़ कम से कम 3 घंटे सोशल मीडिया पे रहते हैं। 13 से 17 साल के 49% बच्चे रोज़ कम से कम इतना ही समय, यानी कि 3 घंटे देते हैं सोशल मीडिया के लिए। 9 से 17 साल के बच्चों के 44% माँ पिता ये मानते हैं कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया की लत लगी है। तो ये एक तस्वीर है और यहीं पर तरह तरह के ख़तरे भी छुपे हैं। फ़ायदे हैं ज़रूर। सोशल मीडिया इन बच्चों का किस तरह से इस्तेमाल करता है। इसी साल जून में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंस्टाग्राम पे गंभीर आरोप लगाया कि वो इंस्टाग्राम जो है बाल यौन उत्पीड़न के एल्गोरिदम को बढ़ावा देता है और इसके नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि जो इंटरनेट है उसके फ़ायदे तो ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ जो नुकसान हैं वो क्या हैं, ये हमारे बच्चों के मानसिक सेहत पर कैसे असर डाल रहा है और किस तरह से एक संतुलन बनाएं, इस्तेमाल करें, लेकिन संतुलन कैसे बने कि आप इसकी मुट्ठी में ना हो जाएं। फ़ोन आपकी मुट्ठी में रहे पर फ़ोन की मुट्ठी में आप ना हो। यही समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक वो तबका जिसके लिए ये एक वाकई में समस्या भी बन रही है पर एक ज़रूरत भी है। तो युवा हैं हमारे साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से आज की ये बातचीत शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक पैनल ज़रूर मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे। अपराजिता भारती हैं, सह संस्थापक हैं TQH कंसल्टिंग की। हमारे साथ साथ जुड़े हैं विराग गुप्ता साइबर लॉ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अरविंद ओटा हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर अमित सेन हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पेरेंटिंग रिसर्चर हैं। हमारे साथ मानस जोशी जुड़े हैं जो छात्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। और यहाँ हमारे साथ 5 स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोगों ने सुना कि मैंने शुरुआत में क्या बात कही, और आप में से कोई भी पहले शुरू करना चाहता हो, जो कोई सवाल या कोई ऑब्जर्वेशन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया कि आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है और कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करते हैं? मैम, सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। बट उसमें कितना टाइम हम कंज्यूम करते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कौन सा ऐप, अगर मैं पूछूं आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं? मैम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो इंस्टाग्राम क्यों? उसमें एंटरटेनमेंट, जाहिर है कि एंटरटेनमेंट। यस मैम, रील्स, आज का जो दौर है उसमें रील्स बनाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से इंस्टाग्राम यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, आप में से कोई और कितना समय इंस्टाग्राम पे, आप बताएं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं जो सोशल मीडिया पे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा आपको क्या लगता है? जैसे अगर आप बहुत देर इंस्टाग्राम देखते रहें तो क्या आपको उससे? मेंटल एंड फिजिकल अब्यूजेस। फिजिकल अब्यूज, मेंटल भी।
किसी तरह का कोई प्रेशर महसूस होता है आप में से कोई, अगर आप इंस्टाग्राम देखें, कोई और अगर बताना चाहे आप? जी जी। प्रेशर महसूस होता है क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हमको भी इस तरह की जो है एक्टिविटी करनी चाहिए, हमको भी फेमस होना चाहिए, हमको भी जो है मोबाइल पे आने की करना चाहिए, क्योंकि इससे कंपटीशन सा क्रिएट होता है कि जैसे कोई सपोज कोई मेरा पड़ोसी है या कोई मेरा कोई रिलेटिव वो रील बना रहा है, वो फेमस हो गया है, तो मुझे भी कुछ इस तरह से करना चाहिए। तो एक प्रेशर सा क्रिएट होता है कि यार हम लोग को भी ऐसा देखना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इस सब चीज़ों में काफ़ी जो है अनप्रोडक्टिव होता है, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी टाइम है वो हम लोग ना करके इतना इस सब चीज़ों अट्रैक्शन पर क्यों है? आप पीछे जो आप लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअली रिसर्चर्स फिर भी कह रहे हैं कि 3 आवर्स, बट मेनली अगर देखा जाए तो हम उससे ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें। और अगर कोई कहे कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल ना करो तो आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स एक्चुअली एंटरटेनमेंट का जो एक मेन हमारा जो पर्पस है वो ऑफ कोर्स हमारा ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि नहीं रह पाते हैं। एंटरटेनमेंट जो है वो किस चीज़ से मिलता है, आप बताएंगी? किस चीज़, क्या देखते हैं आप इंस्टाग्राम पे? इट्स अ पिक्चर शेयरिंग ऐप, रील्स वगैरह जो भी होती है उनसे हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। तो वो रील्स देख के क्या किसी तरह का प्रेशर भी होता है कि बहुत फास्ट एक तरीका है फेमस हो जाने का, पॉपुलर होने का? हाँ, मतलब जो रील्स पे हम देखते हैं तो हमको भी लगता है कि ऐसा हम लोग भी करें। तो किया आपने कभी? नहीं। तो करने की मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट वे टू फेम एंड पॉपुलैरिटी। हाँ, अच्छा लगता है बस जो हम देखते हैं बट द उसमें। प्रेशर टू लुक अ सर्टेन वे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे पहनना, ये फैशन, ये लेट, इस तरह का कुछ। जब आप चुपचाप वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपके मन पे, दिमाग पे किसी तरह का कोई असर कभी रियलाइज़ किया, कुछ पड़ता है? एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मतलब हम अपने आप को उनके लाइक लेवल पे इंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्चुअल में हर किसी के रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कई बार समझ में पहले नहीं आता है कि एक कंपटीशन सा क्रिएट हो जाता है कि जिनको भी आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे या आपके रील्स में, या आपके स्टार्स हैं, या कुछ तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फ़ौरन बहुत बड़े स्टार्स बन गए हैं, एक प्रेशर होता है ये इस चीज़ का कि हम भी उनके जैसे हों, उनके जैसे दिखें, वैसे पॉपुलर हों, और अगर ना हो तो क्या ये हमारे में एक तरह की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा करता है? इस वक्त जो कई सारे सवाल यहाँ पर आए उसके बारे में हम समझना चाहेंगे कि कंपटीशन है एक, या ये प्रेशर भी है कि हमको भी पॉपुलर होना चाहिए, बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए इनमें? काफ़ी रिसर्च हो चुका है इसको लेकर, नॉर्थ अमेरिका के देशों में, यूएस, कनाडा में, और कोरिया, जापान और चाइना में भी। और उसमें से हमें जो देखने को मिला है, क्योंकि डिजिटल जो हमारे गैजेट्स हैं ये तो 20 साल हो गए हैं हमारे साथ, और उसका जो इम्पैक्ट होता है ब्रेन के ऊपर वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दिखता है कि ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, मतलब जो इंटेलिजेंस का सीट है फ्रंटल लोब्स में, लिम्बिक सिस्टम में, उनमें फ़र्क पड़ जाता है, वो और पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। ये आप किस एज से शुरुआत हो जाती है? मतलब बच्चे तो आजकल बहुत छोटी उम्र से स्क्रीन देखने लग जाते हैं, बट को जब तो असर डालने लगता है सोचिए, ब्रेन पे। जब एडोलेसेंस में आते हैं, टीनेज के बच्चे जो हैं, जी, जी। जहाँ पे ब्रेन का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, हाँ। और जो बाहर की दुनिया है उनके साथ बच्चे जुड़ते हैं, और उससे भी उनका काफ़ी विकास होता है। और उस दौरान दिखाया जाता है कि कुछ चेंजेस आने लगी हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी, केवल फंक्शनिंग में नहीं, स्ट्रक्चर में भी, और उसका अंजाम अलग अलग तरीके से दिखता है। जैसे बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनमें लैंग्वेज, भाषा की कमी आ गई है, क्योंकि ज़्यादातर समय जो सोशल मीडिया में तो आप इमोजीज भेजते हैं जी, जी, आप, जी। और अगर कुछ आपको जानना है तो फिर आप एक वीडियो देख लेते हैं, पढ़ते तो है नहीं उसके बारे में। तो भाषा में हाथ तंग हो गया बिल्कुल। भाषा में, जी हाँ, भाषा के इस्तेमाल में या सोशल कम्युनिकेशन में, और आगे चल के भी, खासकर कोविड के बाद देखा गया है कि इनका जो सोशल बिहेवियर है उसमें बहुत फर्क पड़ गया है। बच्चे नहीं जाना चाहते बाहर, अपना लैपटॉप को छोड़ के, अपने मोबाइल को छोड़ के वो बाहर खेलने या सोशलाइज करने, वास्तविक जिंदगी के साथ जुड़ने वो नहीं जाते हैं बाहर। इसमें आप जोड़ना चाहेंगे कि जब रियल दुनिया से कनेक्ट कम हुआ है तो वो किस तरह का असर डाल रहा है? बहुत लोनलीनेस भी, आपकी वर्चुअल दुनिया में सब कुछ है लेकिन आप लोगों से इंटरैक्ट करने का हुनर भी कम हो गया है, भाषा में हाथ तंग है। सोशल मीडिया का अलग अलग इस्तेमाल है, राइट, बट मनोवैज्ञानिकों को इस छोटे फॉर्मेट का जो वीडियो है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव है। अगर आप देखें तो दूसरा एडिक्शन, बाकी एडिक्शन जिस तरीके से काम करता है, लगभग उसी तरीके से रील एडिक्शन भी काम करता है। हमारे ब्रेन में एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, एक न्यूक्लियस अकम्बेंस एरिया है जो प्लेजर सेंटर, या हम जब अच्छा फील करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। इस
कंडीशन में जब भी हम राइट रील यूज़ करते हैं, रील में आपने देखा होगा कि पहला रील अगर बहुत एक्साइटिंग है तो दूसरा रील राइट बहुत ही सैड, तीसरा रील किसी और इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जब हम अलग अलग इमोशन हम रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग इमोशन फील करते हैं, तो ब्रेन का अलग अलग हिस्सा एक्टिवेट होता है। स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ये कहता है कि रील एडिक्शन सीधा वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी एडिक्शन। हमारे डोपामाइन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भी डोपामाइन का स्तर बढ़ेगा हमारे ब्रेन में, और ये जब कॉन्टिन्यूटी में बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहेगा, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। बच्चे जैसे यहाँ बोल रहे थे, मेरे साथी कुछ बोल रहे थे यहाँ कि उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, लो बॉडी इमेजेस। इसके साथ कुछ गंभीर और अति गंभीर मानसिक समस्या भी हो सकती है, जिसमें हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम इंक्लूड करें तो क्रोनिक स्ट्रेस, जिसमें हम डिप्रेशन। और रिसर्चेज हमारे पास कुछ एविडेंसेज हैं जो ये बताता है कि अगर बहुत लंबे समय तक कुछ एक्सटेंडेड पीरियड टाइम के पीरियड में अगर इस तरीके की स्थिति अगर बनी रहे, तो सुसाइडल टेंडेंसीज या सुसाइड से रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो बच्चों में विकसित हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ये एडिक्शन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी एडिक्शन। तो हमें इसको उस तरीके से भी देखने के लिए, तो अब ये ज़रूर जानना चाहिए कि फिर इस एडिक्शन से को हम कैसे कंट्रोल करें। तो हरप्रीत जी, मैं आपके पास भी इस पर आऊँगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या कंसल्टेशन के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं? क्या आप सलाह दे सकते हैं पेरेंट्स को कि अगर ये एडिक्शन है तो जाहिर है कि हाथ से बच्चों के सोशल मीडिया छीन लेना ये तो गुंजाइश नहीं है। हमने देखा है कि कितना वायलेंट रिएक्शंस भी इसमें होता है। बैलेंस इसको कैसे किया जाए? भारत में तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के। तो हमारे को जब हमें इस बारे में सोचना है कि हम कैसे बैलेंस लेके आए, हमें एक बच्चे की ज़िंदगी को पूरी तरीके से देखना है होगा। तो सोशल मीडिया जो एक उनके हाथ में डिवाइस है वो सिर्फ एक चीज़ है, दूसरा वो और किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्था है वो स्कूल्स के साथ काम करती है, और स्कूल्स में हम डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ पर हम बच्चों को उनके मानसिक वो अपने मानसिक संतुलन को कैसे बनाए रखें, कैसे तो किसी भी चीज़ शुरू हो जाता है ये डिजिटल लिटरेसी जो होती है, बच्चों को बताते हैं आप लोग? तो ये अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे से एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से नहीं किया जा रहा इंडिया में। जैसे कि हमें अपने संवैधानिक राइट्स के बारे में बताया जाता है, बच्चों को अभी ये नहीं बताया जा रहा कि उनके किस टाइप के राइट्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कैसे वो अपने आप को प्राइवेट रख सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। कई स्कूल में सिखाया भी जाता है अभी, लेकिन सेफ्टी क्या है, लेकिन जो अब उस कंटेंट की बात है कि किस तरह का कंटेंट पुश किया जा रहा है, विराट जी, वो उसके बारे में क्या कानून है? क्योंकि जैसे मेटा को सू किया अगर अमेरिका में 33 राज्यों ने, मेटा ने एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमसे बात हो सकती थी, उसने डिनाई किया सीधे, पर जाहिर है कि कुछ तो गड़बड़ है कि किस तरह के कंटेंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी एल्गोरिदम्स क्या हैं, किस तरह एडिक्टिव हैं वो एक के बाद दूसरा, उसके लिए क्या कानून है? कंटेंट क्या, जब भारत की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत के संदर्भ में देखें तो इसको 3 तरीके से देखें। पहला, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा है, तो ये मोटे तौर पे एडिक्टिव है, नुकसानदायक है, इसलिए उसके लिए एक न्यूनतम उम्र निर्धारित है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा शराब नहीं पी सकता, राज्यों के हिसाब से। इसी तरह से सोशल मीडिया की एक उम्र है, और ये उम्र का एक भारत में कानून नहीं है, अमेरिका में कानून है, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने माना था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि जितने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीज़ें। हाँ, तो इसका मतलब 13 साल से कम उम्र के जितने बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मोटे तौर पे गैर कानूनी, और इसके लिए कंपनियां जिम्मेदार हैं। 13 से 16 के बीच में वो माँ बाप के संरक्षण में ही कर सकते हैं, और 18 साल की बालिग होने की उम्र है। इसकी वजह, जैसा हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया है, कि कम उम्र के बच्चे अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर जो नुकसान हो सकते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हफ्ते में 1 दिन लोग मोबाइल से अवकाश लें। अभी नारायण मूर्ति ने बोला कि अगर हमको उन्नत बनना है तो हमको हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। अब अगर हम अनप्रोडक्टिव तरीके से अपना काम अगर कर रहे हैं तो जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो हम नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, जो भारत का डेमोग्राफिक एडवांटेज है कि हम आज की तारीख में युवा हैं, और हमारे जो बच्चे आने वाले समय में युवा होकर 2050 में 2047 तक हम एक विकसित बहुत बड़ा विश्व का उन्नत देश बनेंगे, हम बनेंगे, और उसमें हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा सपना है, तो अगर हमारे बच्चे सोशल मीडिया में ही
अगर लिप्त रहेंगे तो हम कैसे, तो इसके आर्थिक और कानूनी जो पहलू हैं और इन कंपनियों की जो जवाबदेही है जी, तो कंपनियों की जवाबदेही भारत के संदर्भ में कितनी है? क्या इसको और सख्त करने की जरूरत है? क्या भारतीय कानून ऐसे खतरों से निपटने के लिए सक्षम है? अभी कुछ दिनों पहले अभी भारत सरकार ने 3 कंपनियों को, टेलीग्राम को, ट्विटर को, एक्स को और यूट्यूब को नोटिस जारी किया था और बोला था कि जो चाइल्ड सेक्स कंटेंट है उसको आप हटाइए और जो करे सो भरे, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू होता है। तो दो चीजें नहीं हटा है। 2 चीजें हैं। नंबर 1, इन कंपनियों को अपना ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाना है, जिसके बारे में 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दिया था, वो आज तक ढंग का नहीं बना। और दूसरा, जो आपत्तिजनक कंटेंट है, न सिर्फ बच्चों का, वो आपत्तिजनक कंटेंट भारत के हिसाब से चाहे पोर्नोग्राफी और दूसरी चीजें हैं, वो हटाने की जिम्मेदारी भी इन कंपनियों को है। क्योंकि आप एक बात देखें, पता चलता है कि मुंबई में कोई आदमी आत्महत्या करना जा रहा है और वहां से खबर आती है कि वो सुसाइड करना जा रहा है, खबर पता चल जाती है। इसका मतलब इन कंपनियों को सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है। फेसबुक लाइव कर लेते हैं। और उसके बावजूद भी ये आपत्तिजनक कंटेंट को नहीं हटाते हैं और उसकी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि जागरूकता फैला करके किया जाए। इन कंपनियों को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, जिस तरह से अमेरिका में इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। भारत सबसे बड़ा बाजार है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगी पे, मानसिक स्वास्थ्य पर भी, और कैसे हम इसमें संतुलन बनाए रखें। चर्चा जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमने देखा है कि 14 साल की 2017 का मामला है, मॉली रसल नाम की लड़की जिसने आत्महत्या कर ली थी और सोशल मीडिया पे लगातार वो अपने को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट देख रही थी। और मॉली ने आत्महत्या से जुड़े लगभग 2100 पोस्ट सेव किए थे, लाइक किए थे, शेयर किए थे। तो अब ये देखें कि जिस तरह का कंटेंट अवेलेबल है और आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर इस तरह का कंटेंट जो है ये कंपनियां पुश कर रही हैं, अगर कोई देखता है तो उस आपके बाद एक के बाद एक सजेशंस आते हैं उसी तरह की। हरप्रीत जी, मैं आपको अब इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि किस तरह का सुझाव हम देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। किस तरह से संतुलन बनाए, कहाँ कंट्रोल करें, किस कंटेंट को कंज्यूम करें, क्योंकि तमाम चीज़ें एडिक्टिव हैं। तो एक पेरेंटिंग रिसर्चर के तौर पे कुछ रास्ता उन पेरेंट्स, बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में पेरेंट्स के लिए, बच्चों को क्या दिखाएं, कितना दिखाएं, किस तरह कंट्रोल करें, बैलेंस कैसे बनाएं। आप पूरी तरह रोक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो आई थिंक, और क्योंकि युवा वहां पे बैठे भी हैं, आई थिंक सुबह जब उठते हैं, पेरेंट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा बच्चा जो उसका करने का मन है, काम करने का, वो काम करे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा सुबह उठ के ये सोच रहा है कि मैं लाइक्स लाने के लिए क्या करूं, तो वो गलत है। और ये करने के लिए हम गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने का वेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना चाहिए इन कंपनीज को। लेकिन अगर मैं पेरेंट हूं, तो जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, मेरा बच्चा तो बड़ा हो जाएगा। तो मुझे अपने घर के नियम बनाने हैं ताकि मेरा बच्चा इन चीजों को एडिक्ट ना हो। तो नियम और उसके लिए सुझाव देंगे आप, कैसे नियम बनाएं? ज्यादातर पेरेंट्स की मुश्किल यही है, बच्चे जो हैं बड़े अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बच्चे उनके हाथ से मोबाइल छीनना लेना, क्या किस तरह का संतुलन होना चाहिए? क्योंकि ये अफेक्ट करता है आपका। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि टाइम बहुत बर्बाद होता है एक बार आप रील्स देखना शुरू कर दे तो और बच्चों में ये समझ, जिसको रोकना, अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल मुश्किल है। तो कुछ सुझाव, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, 3 टिप्स है मेरे पास। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक 13 साल की लड़की अहमदाबाद में, उससे उसके माँ बाप ने फोन ले लिया, तो उसने नमक में इंसेक्टिसाइड डाल के माँ बाप को मारने की कोशिश की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मोबाइल बच्चों से बहुत देर बाद ले रहे हैं। 4 साल के बच्चे भी मोबाइल पे लगे हुए हैं और वो देखे जा रहे हैं और उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। 9 साल के बच्चे बोल रहे हैं मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल देख रहे हैं। और 13 साल की उम्र तक आते आते बच्चे माँ बाप को मार भी सकते हैं अगर उनसे मोबाइल लीजिए। तो घर के नियम जो कि सिंपल हो सकते हैं, वो ये है कि 18 साल से कम के बच्चे को आप उनका खुद का मोबाइल मत दें। ठीक है, उनको मोबाइल यूज करना है, वो आपका मोबाइल यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है इसमें कि मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए, तो एक चक्रव्यूह बन गया है। इस चक्रव्यूह को हम एज पेरेंट ही तोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन का वेट नहीं कर सकते हम। तो अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो इसको आप एडिक्शन की तरह ही सोचिए, कोकीन एडिक्शन की तरह सोचिए, और बच्चे को खुद का मोबाइल मत दीजिए। 1-2 घंटे के लिए मोबाइल आपका यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है।
और तीसरा इसमें जो दिक्कत हो रही है वो है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल अपार्टमेंट, वर्किंग पेरेंट, है ना, तो हमारे बच्चे करें तो क्या करें? अगर हम एक छोटी सी जिंदगी में रह रहे हैं तो बच्चों को घर से बाहर भेजना, आपका बच्चों के साथ समय बिताना, ये तीसरी चीज है जो कि बहुत जरूरी है। जी, ये 3 चीज़ें, 3 टिप आपने दी हैं। एक तो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथ में मोबाइल ना पकड़ाएं, और दूसरे कि उनको एक क्वालिटी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए विकल्प भी बहुत ज़रूरी है। क्या होने चाहिए? घर के अपने नियम होने चाहिए। मानस जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडेंट हैं। मानस, मैं आपका तजुर्बा इस बारे में जानना चाहूँगी। जैसे यूथ की ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। हम पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स तो तमाम बातें कर रहे हैं, कितना मुश्किल है ये संतुलन? कैसे आप लोग करते हैं? क्या इन्फ्लुएंसेस आपको दिखते हैं सोशल मीडिया के? ज़रूरी भी है, पर पढ़ाई, दूसरी एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया, इसमें बैलेंस कैसे बनाएं? थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे आपने इनवाइट करा एनडीटीवी के इस पैनल पे। मैम, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया डेफिनेटली एज नेम सजेस्ट सोशल मीडिया, राइट, इंसान एक सामाजिक जीव है। तो सोशल मीडिया का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था कि लोग आपस में आके अपने थॉट शेयर कर सकें, आइडियोलॉजी शेयर कर सकें और दोस्त बना सकें। बट आज जब मैं कॉलेज में जाता हूँ, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब जब मैं कॉलेज के अंदर जाता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी ग्रुप्स बन चुके हैं, और मेरे को अगर उन ग्रुप्स को मैं जाना है, मुझे उन लोगों से दोस्ती करनी है, तो मुझे उनके फॉलोअर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उनको कौन से ऐसे ट्रेंड्स पता है जो मुझे नहीं पता। तो भले ही मेरी आइडियोलॉजी उनसे मैच करती हो या ना करती हो, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम फोमो बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मन के अंदर बैठ जाता है और फिर वो कहीं नहीं जाता। एक बार आप फोमो के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो फिर आपको लगता है यार मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए, ये ट्रेंड उन्होंने फॉलो करा, मैंने फॉलो नहीं करा, मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं। तो कैसे डील करते हैं आप इस फोमो से? जी वही, ये सब तो उस फोमो से डील करना कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर को एक मीडिया लिटरेसी की बात बोलना चाहूँगा कि अगर मीडिया लिटरेसी है लोगों के अंदर, लोग जानते हैं, थॉट प्रोवोकेटिव है उनके, वो सोच सकते हैं, क्षमता रखते हैं सोचने की कि किन लोगों को हम फॉलो करें, किन लोगों को हम फॉलो ना करें, क्या ट्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचाव हो सकता है। और जहाँ तक बात रही फोमो की, इंसान को एडजस्ट करना तो सीखना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा है, तो उस इवोल्यूशन के साथ हमको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। पर हम कहीं ना कहीं अगर इस बारे में सोचें तो वो फोमो का जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है हमारे। मानस, एक और बात, कितना ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रेशर या कॉन्फिडेंस को डेंट करता है कई दफ़ा कि कुछ लोग बहुत पॉपुलर हैं, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी उम्र के भी लोग होंगे, स्टूडेंट्स 20, 21, 22, बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी मिल जाती है रील्स के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। एक स्पेशली लड़कियों में एक सर्टन बॉडी इमेज, फैशन, ये तमाम लड़कों में भी होता होगा वो प्रेशर कि एक सर्टन तरीके का दिखना है, नहीं तो यू नॉट गुड इनफ, कुछ इस तरह की आप जो मेंटल हेल्थ है उसको भी अफेक्ट करता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट युवा हैं जिन्होंने एक बैलेंस को समझा है कि किस तरह से रखा जाए। तो आपके आसपास अपने फ्रेंड्स को आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग इससे ज़्यादा सफ़र करते हैं, कुछ बैलेंस बना पाते हैं। यस मैम, जैसा कि आपने बोला, बॉडी शेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू होती है। ट्रोल कमेंट्स बहुत सारे आते हैं लोगों को, और इससे डील करना कहीं ना कहीं एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है। इंसान को आगे जाके सोशल एंजाइटी होने लग जाती है। वो अगर रियल लाइफ सिचुएशंस में भी किसी से बात करेगा तो वो यही सोचेगा कि क्या मेरी बॉडी इमेज फिट इन हो पा रही है, क्या मैं सही तरीके से बात कर पा रहा हूँ, क्या मैं उन ट्रेंड्स को फॉलो कर पा रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी इमेज एकदम परफेक्ट है। उससे डील करना अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट आप उससे डील कैसे कर सकते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप उससे डील करना चाहते हैं तो अपने पीयर से एक बार बात करके देखिए, अपने पेरेंट्स से एक बार बात करके देखिए, हो सकता है वो आपको सुझाव दे पाए। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरा जो पहला एक्सपोजर था सोशल मीडिया का, वो इंडिपेंडेंट एक्सपोजर था। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये सोशल मीडिया होता है, मैंने खुद ही उस चीज़ को एक्सप्लोर करा, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मेरे लिए भी बना था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था कि सोशल मीडिया के अंदर चल क्या रहा है। वहीं पर को अगर पेरेंट्स का थोड़ा सा रोक हो, पेरेंट्स भले ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में बताने में, बट अगर आप अभी अनकंफर्टेबल फील ना करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके आपके बच्चे अनकंफर्टेबल फील करें, या फिर वो किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाएं। सोशल मीडिया हमारे लिए ज़रूरी हो गया है, लेकिन कैसे ये सुनिश्चित करें कि फ़ोन आपकी मुट्ठी में तो हो पर आप फ़ोन की मुट्ठी में ना हो।
आपके पास मैं लौटती हूँ। आप में से कुछ लोग कुछ ख़ास स्कूल से आए हैं, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ऐसे लोगों के लिए भी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं पर आँखों से नहीं देख रहे, क्या इम्पैक्ट होता है वैसे, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? माइक प्लीज़। जी आप बताएं। हाँ, मैं दृष्टि ब्लाइंड स्कूल चित्रकूट यूपी से हूँ जी। और मेरे साथ ये समस्या है कि बच्चे हमारे पढ़ाई के नाम पे, पहले तो हमने मोबाइल बंद कराया, फिर उन्होंने कहा नहीं हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो पढ़ाई के नाम पे हमने उनको मोबाइल प्रोवाइड करा है, बट उसका इफ़ेक्ट मतलब उनमें गलत पड़ रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई के नाम से कुछ और भी, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि अगर हम उनसे मोबाइल लेते हैं तो उनकी पढ़ाई बाधित होती है और उसका फिर उन पे गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नॉलेज तो देती हैं, लेकिन अगर हम उसको गलत ढंग से देखते हैं तो वो हमारे लिए गलत वो इफेक्ट आता है। तो बस हमें ये समस्या होती है कि उनको बच्चों को हम सही रास्ता कैसे दिखाएं। आप ये जूझ रहे हैं कि किस तरह से सही रास्ता दिखाएं। वो फोन्स भी जरूरी हैं, सोशल मीडिया भी जरूरी है और उनको सही गाइडेंस भी जरूरी है। मैं आऊंगी आपके एक्सपर्ट्स के इस जवाब के लिए। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? आप सवाल कुछ पूछना चाहते हैं हमारे, कोई इस तरह की समस्या? जी हाँ, मैं शंकर लाल गुप्ता जी दृष्टि का संस्थापक हूँ और हम बच्चों को संस्कार देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा रेजिडेंशियल स्कूल है और पूरे हिंदी भाषी राज्यों से हमारी यहाँ छात्राएं पढ़ रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क चलाते हैं और बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के, पब्लिक सपोर्ट से। तो हमारी समस्या जो थी उसके लिए हमने एक समाधान निकाला है कि उनको हम संस्कारिक करें। तो जैसे हमारे यहाँ प्रार्थना होती है शाम को सोते समय, तो हमने एक प्रार्थना में वही जो पहले छोटे में हमने सीखा था, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो हम बच्चों को हम एक लाइन का उनको अर्थ कहते हैं। ये कर्तव्य मार्ग क्या है, ये तुम गलत देखोगे तो तुम कर्तव्य मार्ग पर कैसे चलोगे। सही बात है। तो हम उनके ही लाइनों को उन्हीं के माध्यम से कहकर उनसे कोशिश करते हैं कि वो खुद अपने आप सुधरें। आपने ये अच्छी बात और सच्चा सुझाव दिया कि जितनी मजबूत आपकी जड़ें होंगी, जो संस्कार से जुड़े रहेंगे, तो शायद आसानी होगी चीज़ों को। आपका कोई सवाल यहाँ आप पूछिए। सवाल है कोई आपका? सवाल नहीं था, कुछ बताना था उसमें। हाँ, कि एक चीज़ नोटिस किया है कि जब बच्चों को हम बोलते हैं कोई भी टॉपिक है, तो कोई भी टॉपिक हम बोलेंगे स्टडी करके आए, तो वो टॉपिक कम से कम 20 मिनट का होगा। अब स्टूडेंट्स का क्या है, फ़ोन में जैसे रील्स देख रहे हैं तो रील्स मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड या 20 सेकंड इतने होती है, तो उसमें क्या है, जो उनका ब्रेन है वो ये चाहता है कि हम एक रील्स देख रहे हैं इसको जल्दी ऊपर करें, दूसरी रील्स आए, तीसरी रील्स आए, तो उनका तो जैसे हम कोई भी टॉपिक है स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, तो वो फ़ोन यूज़ तो करते हैं इतने टाइम, लेकिन उस टॉपिक को जो 20 मिनट का है वो उनका दिमाग वहाँ पे लगता नहीं है कि हम ये टॉपिक को इतना मतलब देखें। उन 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद वो टॉपिक को चेंज कर देंगे। जो पहले बात हुई थी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एक है, वो बढ़ रहा है। आप में से नहीं, किसी और ने नहीं पूछा हो तो मैं, हाँ आप बताइए। माइक प्लीज पास करें। कोई सवाल है आपका या कुछ? मैम, हाउ वी बैलेंस आवर रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं इसमें अब एक करके अपने एक्सपर्ट से, एक तो बड़ा सवाल है अपराजिता, हाउ टू बैलेंस द रियल लाइफ एंड सोशल लाइफ। राइट, हाँ, स्टूडेंट्स का ये बहुत बड़ी दुविधा है। सो नगमा, इसके अंदर 2 बातें हैं। एक है डिजिटल लिटरेसी की, कि जैसे हमारे स्कूल्स में हमें एक गुड टच बैड टच की आजकल एक ज्ञान दिया जाता है कि कैसे अपने आप को सेफ रखें ऑफलाइन दुनिया में, ये क्या हमें ज्ञान दिया जा रहा है ऑनलाइन दुनिया में। और जब मैं सेफ्टी की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ बुलिंग की बात नहीं कर रही, इसकी बात नहीं कर रही, मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि कैसे हम अपने एक्शन पर कंट्रोल रख सकें। दूसरी बात, सरकार क्या कर सकती है इसमें? तो सरकार जो है, भारत सरकार, वो अभी 2 चीज़ों पर काम कर रही है। अभी एक DPDP बिल, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है। उसके अंदर एक्चुअली में 18 साल के बच्चों को एक पेरेंट की परमिशन चाहिए कहीं भी अपना डेटा देने के लिए, पर उसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि पेरेंट्स को बिल्कुल पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो उन पर उसका क्या असर होगा। अब हमारा देश जो है वो बहुत ही बड़ा देश है और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता। बाकी देशों ने क्या किया है, एक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, एक UN स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन है, जो भी हमारे बाकी सारे कानून हैं बच्चों को लेकर, वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि सोशल मीडिया कंपनीज पर
हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जब वो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करें तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को वो ध्यान में रखें। बट व्हाई विल दे डू दैट? कर नहीं रहे ना, क्योंकि वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा है। जैसे मेटा के ऊपर यही आरोप है, एक विसल ब्लोअर थे, उन्होंने भी कहा था कि प्रॉफिट ड्रिवन है, तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका बढ़े कंज्यूमर बेस, उसके लिए काम करते हैं। फिराक जी, अपराजिता जी ने डीपीडीपी एक्ट की बात किया। आज की खबर है कि कंपनियों ने बोला है कि इस बिल, जबकि उनके कंसल्टेशन से पारित किया गया, अब वो बोल रहे हैं, सरकार ने, संसद ने, सब ने इसको मंजूरी दे दी, अब बोल रहे हैं इसके कंप्लायंस के लिए 18 महीने चाहिए। और जो आईटी एक्ट की जगह जो डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है, जिसके बिल पे कई सालों से विचार चल रहा है, वो अभी पारित नहीं हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि पिछले 2 सालों में जो आईटी रूल्स बने हैं, पहले आईटी रूल्स थे 2011 के, उसको संशोधित करके 2021 के बने हैं। उसके हिसाब से इन कंपनियों को मासिक रिपोर्ट देनी है कि कितने आपत्तिजनक इन्होंने खाते, अकाउंट्स या पोस्ट पे कार्रवाई की। इसमें शिकायत शामिल नहीं है। व्हाट्सएप ने 6.2 करोड़, 6.25 करोड़ कार्रवाई की, फेसबुक ने 54 करोड़ और इंस्टाग्राम ने 8.5 करोड़। ये इनका खुद का अपना इंटरनल सिस्टम है जिसके हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की। अब अगर हम 13 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर कार्रवाई करना चालू कर दें तो भारत में करोड़ों कंप्लेंट्स इस बात की आ जाएगी, क्योंकि 13 साल से कम उम्र का बच्चा इनका हिस्सा बन ही नहीं सकता। और उनको पता है, क्योंकि वो लिख रहा है मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, और उनका सिस्टम बता रहा है। बट चूंकि हर अकाउंट्स पे उनको मुनाफा मिलता है, इस वजह से वो इसको प्रमोट करते हैं। और हम भारत में डार्क पैटर्न ने दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये कानून है कि बालिग होने का, कि डिजिटल दुनिया में बालिग होने की उम्र क्या है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है और वो किस तरह से अवैध है, और अवैध कारोबार करवाने वाले को, जैसे कि एक सिगरेट कोई किसी को बेचे गलत तरीके से, तो सिगरेट बेचने वाले के खिलाफ भी उतनी कार्रवाई होती है। तो अगर सोशल मीडिया कंपनियां गलत तरीके से बच्चों को भारत में लुभा रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम तो वही मैं पूछ रही थी कि जो होनी चाहिए उसके लिए कानून यहाँ सक्षम है कानून, लेकिन उस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया। लागू नहीं किया गया तो कंप्लायंस कैसे होगा? लागू ही नहीं किया गया है, पर कानून बने हुए हैं। कानून है और बहुत सारे काफी डेंजरस है, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या है जो यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप भी, इंस्टाग्राम भी। हमारी आबादी देखें तो भारत इतना बड़ा मार्केट है, और कंटेंट क्या आप पुश कर रहे हैं। तो ये भी है कि जो कंटेंट एडिक्टिव है उसमें तमाम कानून को वो छोड़ देते हैं, और उस तरह की, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, तमाम चीजें हैं वो सब। उसमें एक और बात है, इन कंपनियों की अपनी खुद की एक पॉलिसी है, और उस पॉलिसी में लिखते हैं कि हिंसा, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी बढ़ाने वाले कंटेंट को ये कंपनियां बढ़ावा नहीं देंगी, और अपनी पॉलिसी को वायलेट करते हैं। कानून नहीं है, अलग बात है। चलिए, तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे कि किस तरह से जो इंटरनेट, जो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, वो हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। ये चर्चा इस ब्रेक के बाद जारी रहेगी। डॉक्टर अमित सेन और डॉक्टर अरविंद ओटा, मनोवैज्ञानिक के तौर पे, बाल मनोवैज्ञानिक के तौर पे, एक सवाल यहाँ पर जिन्होंने पूछा था वो मूल सवाल है, बैलेंस करें, कैसे करें अपने रियल लाइफ को और रियल लाइफ को, वर्चुअल लाइफ, रियल लाइफ, क्योंकि ये आप अवॉइड तो कर नहीं सक रहे हैं। इन चीज़ों को बदलने के लिए सबको शामिल होना पड़ेगा। पॉलिसी की ज़रूरत है, लॉ की ज़रूरत है, उसको लागू करने की ज़रूरत है, स्कूल कॉलेजेस, शिक्षकों की ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है। ये मैं एक सामने चीज़ रखना चाहूँगा कि वी आर ऑल स्टेक होल्डर्स इन दिस, है ना। दूसरी बात ये है कि संतुलन कैसे लाएं। अब हमारे ज़िंदगी में डिजिटल अप्लायंसेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो आ गया है, उसको तो हम बिल्कुल पूरे तरीके से हटा नहीं पाएंगे, वो तो रहेगा हमारे साथ, है ना। तो संतुलन लाने के लिए हमें मेरे ख्याल से जो हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे डेली प्रैक्टिसेस में, वो ये है कि हम एक साथ बच्चों के साथ मिलके काम करें। तो सबसे पहले, जैसे अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो उनको अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ जुड़ना पड़ेगा इस तरीके से कि उनका जो क्या देखते हैं, क्या उनको पसंद है, कैसा म्यूज़िक पसंद है, कैसा टीवी शो देखते हैं, उनके साथ बैठ के देखें, शामिल हों उनके ज़िंदगी में, और ऐसा रिश्ता बनाएं, मजबूत रिश्ता, जहाँ पे धीरे धीरे बच्चे उनको ट्रस्ट करने लगे। ये जो चीज़ें हैं, अगर हम एक ऑप्रेसिव तरीके से हम उसको दबाते हैं बच्चों को और कहते हैं कि आपसे हम मोबाइल छीन लेंगे, आपका हम ये वाला चैनल ब्लॉक कर देंगे, तो उसका फल उल्टा होता है। और इसका कारण ये है कि
इन चीज़ों के बारे में जानकारी बच्चों में कहीं ज़्यादा है बड़ों से। वो जानते हैं किस तरीके से कहाँ पे पहुँचना है, हमसे कहीं ज़्यादा। तो हम कैसे रोकेंगे उनको, कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जो एकमात्र तरीका है कि उनके साथ संपर्क बनाएं, उनकी ज़िंदगी में जाएं और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करें कि आपकी बात को हम सुनेंगे, समझेंगे, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, और उसके बाद मिलके हम इसकी निर्णय लेंगे। और एज अ रोल मॉडल हम भी अपना मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को अलग रखेंगे जब हम घर लौटते हैं। ये भी एक बहुत, ये कुछ चीजें हैं जो घर में अक्सर घरों में नहीं डॉक्टर दिखती अरविंद, ये जो बैलेंस की बात है रील और रियल लाइफ में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि अगर हम फ़ोन छोड़ दें, छीन दें तो करें क्या? तो विकल्प भी देना चाहिए जो इक्वली इंटरेस्टिंग है। यहाँ 3-4 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यहाँ हमें समझने की नीड है। सबसे पहले, अगर कभी भी सोशल मीडिया की वजह से जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें वो पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रॉब्लम है। जब तक हम डिनाइल पे रहेंगे समाधान नहीं निकलेगा। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉब्लम है, तब समाधान हम ले सकते हैं कि अब क्या समाधान है। सबसे पहले आप ये करें कि आप जहाँ बैठे हुए हैं 15 से 20 फीट दूर हमेशा, अगर फ़ोन चार्ज करना है आप 15 से 20 फीट दूर चार्ज कीजिए। अगर आपको किसी से बात करनी है तो 15 से 20 फुट दूर आप अपना फ़ोन रखिए। और अगर हो सके, जैसे हम घर वापस आने के बाद अपनी की को एक जगह पे रखते हैं, आप अपने फ़ोन को उस जगह पे रखने की हैबिट बनाइए। जिससे क्या होगा, फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और आप बहुत कम यूज़ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, अननेसेसरी जितने भी हमारे पास ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, उसके नोटिफिकेशन को आप अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपको पुश करते हैं कि आप फ़ोन पिक करें और आपका पूरा प्रोफाइल है उनके पास, तो वो आपको ऐसे कंटेंट ही सजेस्ट करेंगे जो उसको आपको, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। तो नोटिफिकेशन बंद कर दे। और जिस भी दिन आपको लगे कि आज मैंने सोशल मीडिया कम यूज़ किया है, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। दैट मीन्स दैट मस्ट बी द मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। आप सेलिब्रेट कीजिए कि आज मैंने सोशल मीडिया कम किया है। और जैसे मैम ने अभी कहा कि हमें फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को टेक लेना ही पड़ेगा कि आप बच्चे के साथ, अपने टीनेजर्स बच्चे के साथ आप बाहर जाएं, अपना फ़ोन भी घर पे रख के जाएं, बच्चे का फ़ोन भी घर पे रख के जाएं, और बाहर निकल के आप उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें जहां बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी टिप है सब लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि कैसे आप अपने रील लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग विकल्प भी और होना चाहिए। उसमें संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हटा नहीं सकते अपनी ज़िंदगी से सोशल मीडिया को। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, इस पर आप लोगों ने चर्चा की। वक्त हमारे पास इतना ही। एक और बात आप जोड़ना चाहते हैं? जी। जब भी मुझे लोग रील के बारे में पूछते हैं ना, मुझे एक बहादुर शाह जफर का एक शेर है, मुझे हमेशा याद आता है, जो हमारे टीनेजर लोग, बच्चे जो हैं, वो अच्छे से समझ पाएंगे। उनका एक शेर है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी का लुभाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। तो ये जो मेटा, फेसबुक की जितनी भी कंपनी है, उनका बिजनेस मॉडल है, वो काम करते रहेंगे। उसका आपके फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको वो नहीं समझना चाहते। तो आपको खुद ही टेक लेना पड़ेगा कि उनके कैसे लिए हमें, वो दुकान है। आप ये बात समझें कि वो अपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है और आपके फिजिकल हेल्थ है, वो आपके अपने हाथों में, उसका ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।